Hello everyone, welcome to electronics lecture. Dear students, इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब्जेक्ट 11th स्टैंडर्ड में आप सबके लिए एकदम नया है, इसलिए हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स है और उसके बाद में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट दो पेपर्स में डिवाइडेड है। पहला पेपर है इलेक्ट्रॉनिक्स 1, दूसरा पेपर है इलेक्ट्रॉनिक्स 2। 11th स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रॉनिक्स 1 में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एंड कंपोनेंट्स है, जिसमें टोटल 4 चैप्टर्स है। पहले चैप्टर का नेम है सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर एंड नेटवर्क थ्योरम्स। दूसरा चैप्टर है एसी फंडामेंटल्स एंड सर्किट्स। तीसरा चैप्टर है इंस्ट्रूमेंट्स। चौथा चैप्टर है स्टडी ऑफ कंपोनेंट्स। वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सेकंड पेपर है इलेक्ट्रॉनिक्स 2, वो बेसिकली सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड सर्किट्स ये कंटेंट है उसके, जिसमें पहला चैप्टर है सेमीकंडक्टर्स, दूसरा है स्टडी ऑफ ट्रांजिस्टर्स, तीसरा है स्टडी ऑफ सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स, चौथा है एम्पलीफायर्स एंड फिफ्थ चैप्टर इज ऑसिलेटर्स। इलेक्ट्रॉनिक्स 1 ये पेपर टोटल आपका 50 मार्क्स का रहेगा और इलेक्ट्रॉनिक्स 2 जो है ये भी पेपर आपका टोटल 50 मार्क्स का रहेगा। और उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स 1 के जो प्रैक्टिकल्स रहेंगे वो 50 मार्क्स के रहेंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स 2 के भी प्रैक्टिकल्स 50 मार्क्स के रहेंगे। तो 50 + 50 टोटल 100 मार्क्स प्रैक्टिकल के हो गए और थियरी के इलेक्ट्रॉनिक्स 1 के 50, इलेक्ट्रॉनिक्स 2 के 50, ऐसे टोटल 100 ये थियरी के मार्क्स हो गए। तो आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स 2 का सेमीकंडक्टर्स ये चैप्टर सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। अब आप सबको पता है कि जो मटेरियल है वो मटेरियल बेसिकली हम कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर ऐसे 3 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। हम सबको पता है कि कंडक्टर्स क्या है कि जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास होती है और इलेक्ट्रिसिटी जिससे पास नहीं होती वो इंसुलेटर्स होते हैं। अब तक हम कंडक्टर्स के बारे में और इंसुलेटर्स के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब सेमीकंडक्टर्स के बारे में जो पढ़ना है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि सेमीकंडक्टर्स ये मटेरियल्स जो है ये कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स ये दोनों के बीच के है। इसका मतलब क्या है कि ये आधे कंडक्टर है, आधे इंसुलेटर है, थोड़े से कंडक्टर है, थोड़े से इंसुलेटर है। इसका मतलब क्या है? तो सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल्स है कि जिनकी कंडक्टिविटी ये सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर ये दोनों के बीच में होती है। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है ये सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ये सेमीकंडक्टर्स के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। और एब्सोल्यूट जीरो जो होता है यानी 0 केल्विन टेम्परेचर है, वो उस टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर से टोटली एज अ इंसुलेटर बिहेव करते हैं। और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर्स की इंक्रीज होती है, यानी एब्सोल्यूट जीरो पे सेमीकंडक्टर्स ये इंसुलेटर्स करके बिहेव करते हैं और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सेमीकंडक्टर्स से एज अ कंडक्टर ऐसे बिहेव करते हैं। अब आपने अभी देखा होगा कि हम बहुत से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करते हैं, जैसे लैपटॉप है, मोबाइल फोन्स है, अब एलईडी टीवीज आ गए हैं। तो ये सभी जो रिवॉल्यूशन है, ये पूरा रिवॉल्यूशन किसकी वजह से आया है? तो सेमीकंडक्टर्स ये सॉलिड स्टेट डिवाइसेस है, ये सेमीकंडक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवॉल्यूशन इन द इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सेमीकंडक्टर की ऐसी क्या खासियत है? जब सेमीकंडक्टर्स ये जो रिवॉल्यूशन है ये 1920 के लगभग आया था।
1920 तक जो अभी सेमीकंडक्टर्स का काम है, वो सेमीकंडक्टर्स का काम वैक्यूम ट्यूब्स करते थे, यानी तभी भी वैक्यूम ट्यूब्स थे। सेमीकंडक्टर्स के डिस्कवरी के पहले सेमीकंडक्टर्स का काम वैक्यूम ट्यूब्स करते थे। वैक्यूम ट्यूब्स, ये नाम में ही वैक्यूम मतलब क्या, तो वहां पे वैक्यूम की जरूरत होती थी ऑपरेशन के लिए। वैक्यूम ट्यूब्स के, वैक्यूम ट्यूब की जो साइज है वो साइज भी बहुत ज्यादा थी, बल्क साइज थी। उनका लाइफ भी लो था और उसकी वजह से उनकी रिलायबिलिटी भी बहुत कम थी, और उसकी वजह से फिर वैक्यूम ट्यूब्स का काम, जब सेमीकंडक्टर्स का इन्वेंशन हुआ तो सेमीकंडक्टर्स करने लगे। सेमीकंडक्टर्स में ऐसी क्या खासियत है, ऐसी क्या सेमीकंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से इतना बड़ा रिवॉल्यूशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज में आ गया, और हम जो अभी गैजेट्स यूज करते हैं वो सभी गैजेट्स बहुत ही पॉपुलराइज हो गए हैं। और अभी हम ये भी बात कह सकते हैं कि हमारा फ्यूचर जो है वो सेमीकंडक्टर्स है। तो सेमीकंडक्टर्स इतना पॉपुलर होने की वजह है उसकी दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जिसे हम फर्स्ट प्रॉपर्टी कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर्स जो है वो सेमीकंडक्टर चार्ज कैरियर्स कंट्रोल कर सकते हैं, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, या चार्ज कैरियर्स हम कह सकते हैं कि जो चार्ज कैरी करते हैं उसे चार्ज कैरियर्स कहते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स कैन कंट्रोल द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, दैट्स व्हाई दे आर सो मच पॉपुलर। और दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो है कि सेमीकंडक्टर्स ये यूनिडायरेक्शनल करंट दे सकते हैं, और वो चार्ज कैरियर्स कंट्रोल कर सकते हैं, यूनिडायरेक्शनल करंट देते हैं। इसकी वजह से सेमीकंडक्टर ये बहुत ही पॉपुलर हो गए हैं, और हमारा फ्यूचर भी अभी सेमीकंडक्टर्स ही होने वाला है। सेमीकंडक्टर्स के क्या एडवांटेजेस है, तो जैसे हमने बताया था कि वैक्यूम ट्यूब्स ये बल्क इन साइज है, उसकी लाइफ लो है, उसकी वजह से वो रिलायबल नहीं है। तो जो वैक्यूम ट्यूब्स के डिसएडवांटेजेस थे वो सभी डिसएडवांटेजेस सेमीकंडक्टर्स ने ओवरकम कर लिए, और वो उसके एडवांटेजेस हो गए। तो सेमीकंडक्टर्स का बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि दे आर स्मॉल इन साइज, उनकी साइज बहुत कम होती है। वैक्यूम ट्यूब्स बहुत बड़ी बड़ी होती थी, इसलिए आपने पुराने जमाने का टीवी अगर देखा होगा तो वो बल्क इन साइज रहता था। लेकिन अभी सेमीकंडक्टर्स के इन्वेंशन के बाद में अभी के जो टीवीज है वो एकदम फ्लैट स्क्रीन, एकदम स्लिम एंड स्लीक, और मोबाइल फोन है ये छोटे छोटे हेवी वेट के जाके अभी लाइट वेट, तो ये सब रिवॉल्यूशन है ड्यू टू द सेमीकंडक्टर। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि सेमीकंडक्टर की साइज ये छोटी होती है। नो हीटिंग इज रिक्वायर्ड, वैक्यूम ट्यूब्स में हीटिंग रिक्वायर्ड होता था, सेमीकंडक्टर्स के लिए ऐसे हीटिंग करने की जरूरत नहीं है। वैक्यूम ट्यूब्स में वैक्यूम भी वहां पे होना जरूरी होता था, लेकिन सेमीकंडक्टर, और हमें पता है कि वैक्यूम अचीव करना ये बहुत डिफिकल्ट बात है, तो सेमीकंडक्टर्स के लिए वैक्यूम की जरूरत ही नहीं होती है। उसकी वजह से उसका ऑपरेशन क्या हो गया, एकदम इजी हो गया। लो पावर, सेमीकंडक्टर्स को अगर पावर भी लो है तो भी सेमीकंडक्टर्स वर्क करते हैं, मतलब दे कैन वर्क विथ लो पावर आल्सो। लो वोल्टेज भी है, अगर हम देखते हैं घर में बहुत बार वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है, तो बहुत कम वोल्टेज में भी सेमीकंडक्टर्स जो है, आजकल आप लोगों ने एलईडी लाइट्स देखे होंगे, तो ये सब सेमीकंडक्टर्स ही होता है उनमें। तो ये सब लो वोल्टेज लो पावर इस पे ऑपरेट होते हैं, और उसकी वजह से उनकी जो लाइफ है वो भी क्या हो गई है, लॉन्ग हो गई है। और लॉन्ग लाइफ है मतलब क्या है, वो हाईली रिलायबल है, हम उनके ऊपर भरोसा रख सकते हैं। तो ये सभी क्या है, दिस ऑल आर द एडवांटेजेस ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स कौन कौन से हैं, तो एग्जांपल्स के तौर पे हम बोल सकते हैं कि सिलिकॉन, जर्मेनियम,
ये एलिमेंटल मतलब इसमें पूरे सिलिकॉन के, पूरे जर्मेनियम के ही एटम्स होंगे। और दूसरा एक टाइप है सेमीकंडक्टर्स का, वो है कंपाउंड सेमीकंडक्टर, जिनमें दो अलग अलग सेमीकंडक्टर्स के कंपाउंड होंगे। जैसे ये गैलियम आर्सेनाइड है या इंडियम फॉस्फाइड है, RnP, इंडियम फॉस्फाइड। तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स के एग्जांपल्स है। और अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स हम कहते हैं तो वो है एंथ्रासीन एंड पॉलीएनिलीन। तो ये है एग्जांपल्स। तो अभी 11th स्टैंडर्ड के आपके ये सेमीकंडक्टर्स चैप्टर में बेसिकली आपको सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दोनों सेमीकंडक्टर्स के बारे में ही पढ़ना है। अभी हम एटॉमिक स्ट्रक्चर देखते हैं कि सेमीकंडक्टर्स की ऐसी क्या खासियत है, सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या खासियत है कि जिनकी वजह से वो जो हमने दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखी थी कि वो चार्ज कैरियर्स कंट्रोल कर सकते हैं और यूनिडायरेक्शनल करंट दे सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज क्यों आ गई, ऐसी क्या खासियत है इनके एटॉमिक स्ट्रक्चर में, वो अभी हम देखेंगे। अब यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें आपको समझाने की कोशिश की है। 8th स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक हम ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ते आए हैं। तो थोड़ा आपका ब्रश अप करने के लिए आपको यहाँ पे ये सब बता रही हूँ। हमें पता है कि कोई भी एटम है तो वो एटम के सेंटर में क्या होती है, न्यूक्लियस होती है, और उसके बाद में वो न्यूक्लियस ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स से सराउंडिंग होती है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ये दोनों मिला के यहाँ पे देखिए, ये जो येलोइश है ये प्रोटॉन है और ब्लू कलर के न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों से कंबाइन होके यहाँ पे न्यूक्लियस बनती है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। इसकी वजह से न्यूक्लियस एज अ होल क्या होती है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस के ऊपर, और उसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करती है। और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम में, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं। इलेक्ट्रिकेटिव चार्ज होता है, इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है, न्यूक्लियस जो पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर निगेटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस से अपोजिट चार्ज होने के कारण ये न्यूक्लियर अट्रैक्शन बैलेंस हो जाता है और एटम एज अ होल ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और एटम का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एटम इज नथिंग बट इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो ये सब चीजें हमने इसके पहले भी पढ़ चुकी है। तो अभी आपको अंदाजा आया होगा कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है। सेंट्रली सिचुएटेड न्यूक्लियस कंटेनिंग प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जितने प्रोटॉन्स है वो उसका एटॉमिक नंबर होता है, और उसके अराउंड अलग अलग ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं न्यूक्लियस के अबाउट, ये डिफरेंट शेल्स में अरेंज होते हैं। जैसे ये न्यूक्लियस है तो ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ऐसे डिफरेंट शेल्स होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। हर एक शेल की जैसे हम देख सकते हैं कि कोई भी चीज है तो उसकी कैपेसिटी रहती है। तो इलेक्ट्रॉन्स के जो ऑर्बिट्स हैं जो न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं, तो हर एक ऑर्बिट की क्या होती है, कैपेसिटी होती है टू ऑक्यूपाई द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन सभी एक ही ऑर्बिट में नहीं होते हैं। तो पहले ऑर्बिट में कुछ होंगे, फिर सेकेंड ऑर्बिट में कुछ, थर्ड ऑर्बिट में कुछ, फोर्थ ऑर्बिट में कुछ, ऐसे। तो ये कुछ मतलब क्या है, कितनी रहती है कैपेसिटी, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन्स। यानी हर एक जो ऑर्बिट है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है,
तो हर एक ऑर्बिट की कैपेसिटी कितनी रहती है? 2n² इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करने की, जिसमें n क्या है? n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। जैसे हमने पहला ले लिया 2n², तो 2 इंटू n क्या है? 1 है, तो 1² 1 ही हो जाता है, तो 2 इंटू 1 क्या हो गया? 2 हो गया। यानी पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे कि यहाँ पे बताया है। अब दूसरे ऑर्बिट में n की क्या है? वैल्यू 2 है, क्योंकि n ये सेकेंड ऑर्बिट है, इसलिए n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो 2 इंटू 2² कितना हो गया? 4 इंटू 2 8, इसलिए सेकेंड ऑर्बिट की कैपेसिटी होगी 8 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करने की। फिर थर्ड ऑर्बिट में क्या होगा? n इज इक्वल टू 3 होगा यहाँ पे, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 हो गया, तो 9 2 सा 18। तीसरे ऑर्बिट की कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन्स की होगी। सिमिलरली फोर्थ ऑर्बिट में 4² 16 2 सा 32, तो चौथे ऑर्बिट की कैपेसिटी कितनी होगी? 32 इलेक्ट्रॉन्स की। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व तो होते हैं, लेकिन हर एक ऑर्बिट की अपनी अपनी कैपेसिटी रहती है, और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स वो शेल में ऑक्यूपाई होते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होता है एटम का, वो हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट नहीं कर सकता। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि आउटर मोस्ट जो शेल है किसी भी एटम की, उसकी कैपेसिटी हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स की ही होगी। अब यहाँ पे मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि 11th स्टैंडर्ड में जो सेमीकंडक्टर्स है, वो सेमीकंडक्टर्स सिर्फ जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये दोनों के बारे में ही हमें स्टडी करना है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जर्मेनियम की और सिलिकॉन की यहाँ पे शो की है आपको, तो ये अभी समझ में लेते हैं हम। यहाँ पे ये 14 जर्मेनियम जो है, जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32 है, तो ये जो है ये जर्मेनियम का एटम है, दिस इज जर्मेनियम एटम। और सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, तो ये है एटॉमिक स्ट्रक्चर सिलिकॉन की। अब यहाँ पे आपको बताया है कि जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32 है, तो जर्मेनियम के अंदर 32 प्रोटॉन्स होते हैं और 41 न्यूट्रॉन्स होते हैं। 32 को अगर हम यहाँ पे ये जो इनके ऑर्बिट्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनका लिखते हैं, तो पहले ऑर्बिट में 2 होंगे, दूसरे ऑर्बिट में 8 होंगे, तीसरे ऑर्बिट की कैपेसिटी कितनी रहती है? 18 की रहती है, तो ये 18 प्लस 8 प्लस 2 यानी 18 प्लस 10, ये 28 हो गए। 32 में से 28 गए तो बचे कितने? 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो चौथी शेल है, फोर्थ ऑर्बिट जो है, ये फोर्थ ऑर्बिट में जर्मेनियम के हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ये बात बिल्कुल आपको गांठ बांध के रखनी है। जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32, जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। और ये 32 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा हमने? 2 8 18 एंड 4। तो जो लास्ट ऑर्बिट है, लास्ट ऑर्बिट में कितने हैं? 4 ही इलेक्ट्रॉन्स है जर्मेनियम के। सिमिलरली यहाँ पे सिलिकॉन का लेते हैं। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है। सिलिकॉन में 14 प्रोटॉन्स होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पहले ऑर्बिट की कैपेसिटी देखते हैं अभी। पहले ऑर्बिट में देखिए यहाँ पे अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 14 का हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 8 हो जाएंगे, क्योंकि दूसरे ऑर्बिट की कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। तो 8 प्लस 2 10 हो गए, 14 में से 10 माइनस हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है ये थर्ड शेल में होगा। अब जर्मेनियम का ज्यादा है, इसलिए उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा होंगे, इसलिए उनके ऑर्बिट्स भी ज्यादा है। और सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कम है, इसलिए उसके ऑर्बिट्स भी कम है।
लेकिन ये जो लास्ट शेल है, ये लास्ट शेल इम्पॉर्टेंट है। जर्मेनियम के भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, सिलिकॉन के भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बचते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की डेफिनेशन कैसे करेंगे? तो electrons present in the outermost orbit is called as valence electrons। तो इस हिसाब से जर्मेनियम के और सिलिकॉन ये दोनों के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में टोटल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। इस तरह से हमने ये हमारे इंट्रोडक्टरी लेक्चर में देखा कि सेमीकंडक्टर्स क्यों इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स में, और उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर देखी कि ऐसी क्या खासियत है सेमीकंडक्टर्स की कि जिनके इतने सारे एडवांटेजेस हैं। और भी डिटेल में हमें सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट पीरियड में हम एनर्जी लेवल और टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स ये पढ़ने वाले हैं। That's all for now. Thank you very much for watching.